and the moment arm also show that the angular momentum is produced only by the angular component of linear momentum। ठीक है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, तो ये अपने आप करना, बिल्कुल फोर्स के जैसा ही है, टॉर्क के जैसा। अगला है एंगुलर मोमेंटम इन 3 डायमेंशनल मोशन, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि टॉर्क हुआ करता था। उसके बाद जो अगला टॉपिक है पेज नंबर 26 पर बिल्कुल नीचे की तरफ, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये वाला देखते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इसमें आप ये देखिएगा कि पहले मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखूंगा, उसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। टॉर्क का फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। फिर लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। तो देखिए टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम है एल वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो टी के रिस्पेक्ट में जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर, मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो इसको तो बोल देंगे डी एल वैक्टर बाई डी टी। और जब यहाँ पर दो टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, और उनका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होता है कि ये पहले एक टर्म डिफरेंशिएट होता है, और दूसरा टर्म एज इट इज़ रहता है, प्लस फिर दूसरा टर्म डिफरेंशिएट होता है और पहला टर्म एज इट इज़ रहता है। तो आप देखिएगा ऐसे ही करने वाला हूँ मैं। इसको कैसे लिखेंगे कि डी आर वैक्टर, पहले एक टर्म डिफरेंशिएट होगा डी आर वैक्टर बाई डी टी, और दूसरा टर्म एज इट इज रहेगा, यानी कि पी वेक्टर एज इट इज रहेगा, प्लस फिर आर वेक्टर एज इट इज रहेगा क्रॉस डी पी वैक्टर बाई डी टी। ये ध्यान रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का अलग मतलब है और पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का अलग मतलब है। तो पहले आर वाला एज इट इज लिखा रहने दिया, इसको डिफरेंशिएट करा, और पी वेक्टर को ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस फिर आर वेक्टर को ऐसे ही लिखा रहने दिया और मल्टीप्लाई बाई पी वेक्टर, मतलब पी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दिया, पी वेक्टर का डी बाई डी टी कर दिया। यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे? ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो एक टर्म को एज इट इज छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज छोड़ेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप ये देखेंगे, ये वाली जो इक्वेशन बन गई ना, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को तो 1 और 2 बोल ही दिया था, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो आई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब कहेंगे कि डी आर वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी वैक्टर, डी आर वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी वैक्टर। दूसरा डी पी वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी वैक्टर, डी बाई डी टी ऑफ एम वी वैक्टर। अब ये जो मास है ना
इसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर कैसे निकाला? जब भी हम किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं उसके साथ में कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मास क्या है, मास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये मास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मास को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मास एज इट इज रहेगा, और जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर, ये वी वेक्टर डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो एम तो एज इट इज रहा और डी वी वेक्टर बाई डी टी हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इतना करने के बाद में आगे चलते हैं। अब हम ये कहेंगे ये जो डी वी वैक्टर बाई डी टी है, वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये हो गया एम ए वैक्टर। डी वी वैक्टर बाई डी टी ही तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और मास इंटू एक्सेलरेशन ये क्या होता है, ये होता है फोर्स। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये एफ वैक्टर के बराबर आ गया। क्या? डी पी वैक्टर बाई डी टी ये एफ वैक्टर के बराबर आ गया। अब ये जो वैल्यूज हैं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। Put these values in equation 3. इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए। तो dl वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी की जगह आप लिख देंगे v वेक्टर। dl वेक्टर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी वैक्टर की जगह आप लिख देंगे वी वेक्टर। ये हो गया वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर एज इट इज, और डी पी वैक्टर बाई डी टी की जगह आप क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको लिखेंगे डीएल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर और प्लस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये तो टाउ के बराबर होता ही है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ये तो टाउ वेक्टर के बराबर होता ही है। अब ऐसा होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर प्रोडक्ट की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, किसी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट खुद ही के साथ करा दिया जाए तो उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा जीरो आता है, ठीक है, चाहे उसके साथ कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे ये वी वेक्टर है ना, तो यहां लिख देंगे वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर और वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर और एम वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कभी भी किसी भी वेक्टर का खुद ही के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। मैं बता देता हूं कैसे। वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मतलब क्या है कि देखिए वी वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, और वी वेक्टर का वी वेक्टर के साथ ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं तो वी वेक्टर और वी वेक्टर तो एक ही बात है ना, यानी कि एक ही वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच में कुछ एंगल तो बनेगा नहीं, और जब एंगल बनेगा नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, याद करिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब है क्या, ये जब दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट, जब दोनों ही वेक्टर सेम है तो क्या लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों, जब दोनों ही वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल कुछ होगा ही नहीं। जब दोनों के बीच में एंगल कुछ होगा ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री। जीरो डिग्री मतलब साइन जीरो डिग्री अगर हो जाएगा तो वो जीरो बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये देखिए कि अगर मैं कहूँ कि वी वेक्टर तो इतना है और इसमें मास मल्टीप्लाई कर दिया, मास मल्टीप्लाई कर दिया तो एम वी वेक्टर इतना बड़ा हो गया, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना। वी वेक्टर में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मास मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। जो ये लेंथ होती है ना, लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड होता है, तो आपने वी वेक्टर में मास मल्टीप्लाई कर दिया तो एम वी वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच में भी तो एंगल जीरो डिग्री ही है, तो वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर भी हमारा जीरो ही आ जाएगा। बता दो भाई, सभी को क्लियर है?
बाकी बच्चे भी बता दें। ठीक है, निधि और ज्योति क्लियर है? निधि और ज्योति आवाज आ रही है? अनिका, सूर्यांश? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया dl वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। dl वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम L और टॉर्क टाउ, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, इन दोनों में ये रिलेशन है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये कल करवाता हूँ, आज इतना ही कर लीजिए बस। ठीक है, मैंने कहा था ना बस छोटा सा ही एक टॉपिक आपको करवाऊंगा, तो बस इतना कर लीजिए, बाकी कल करवाता हूँ। कल भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो उसमें थोड़ा सा और आगे करा दूंगा। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? यहाँ तक बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, बस जो आज क्लास में करवाया था वो करना है आपको। उसके अलावा जो 2 टॉपिक्स थे जो मैंने बताया था कि बिल्कुल सेम है, वो करने हैं, और उसके अलावा ये टॉपिक करना है। थोड़ा काम ज़्यादा है आज के लिए, पर आज ही निपटा लेना या कल सुबह उठ के कर लेना। ठीक है। चलिए जी फिर, ओके। थैंक यू सर। ओके।